नमस्कार, मैं रवीश कुमार। बांग्लादेश फिर से हिंसा की चपेट में आ गया है। जुलाई 2024 में शेख हसीना की सरकार के गिराए जाने के करीब 1.5 साल बाद ढाका की सड़कों पर एक बार फिर भीड़ का कब्जा हो गया है। लूटपाट, आगजनी, हत्या की खबरें हैं। बांग्लादेश के उभरते छात्र नेता शरीफ ओस्मान हादी की ढाका में गोली मारकर हत्या कर दी गई, जिसे लेकर बांग्लादेश में काफी गुस्सा है। इस हत्या से गुस्साई भीड़ ने एक दलित हिंदू युवक दीपू चंद्रदास की हत्या कर दी, जलाकर मार दिया। दोनों घटनाओं की जांच हो रही है, लेकिन बांग्लादेश के हालात बता रहे हैं कि जांच और गिरफ्तारी के अलावा यूनुस के हाथ में कुछ भी नहीं। क्या यह सब चुनाव टालने के लिए किया जा रहा है? इस हालात में फरवरी 2026 में अगर चुनाव हो भी गए तो उनकी क्या विश्वसनीयता रह जाएगी? अवामी लीग पर प्रतिबंध है। 1971 में पाकिस्तान का समर्थन करने वाली जमाते इस्लामी को बढ़त मिलने की बात कही जा रही है। क्या बांग्लादेश जमात में अपना भविष्य देखने लगा है? बांग्लादेश में भारत को लेकर विरोध बढ़ रहा है। भारत को इसे संवेदनशीलता के साथ देखना होगा और बांग्लादेश को भी समझना होगा कि यहां तक कि उसकी यात्रा में भारत की क्या भूमिका रही है। दरअसल फोकस दीपू चंद्रदास की हत्या पर है और होना भी चाहिए, लेकिन बांग्लादेश में जिस तरह से भारत के विरोध में माहौल बन रहा है, उसे लेकर सरकार और भारत के मीडिया को भी समझदारी से काम लेने की जरूरत है। जरूरी है कि ऐसे में सही तथ्य सामने लाए जाएं और सही सवाल उठाए जाएं। शेख हसीना के खिलाफ भ्रष्टाचार और विरोधी दलों को कुचलने में अत्याचार के आरोपों को भी अनदेखा नहीं कर सकते। वहां की जनता मानती है कि हसीना के दौर में भ्रष्टाचार चरम पर था और दमन भी। उसका गुस्सा बांग्लादेश के लोगों में दिखता है। वे शेख हसीना को तानाशाह मानते हैं, लेकिन बदलाव के साथ खड़े लोगों को यह भी देखना होगा कि 1.5 साल में उन्होंने बांग्लादेश को कहां से कहां पहुंचा दिया है। क्या वह वही बदलाव है जिसके लिए शेख हसीना को कुर्सी से हटाया गया? हसीना सरकार के बदले जो विकल्प बनाने की कोशिश हो रही है, उसे देखकर भरोसा तो पैदा नहीं होता कि यह गुस्सा किसी नई व्यवस्था के लिए है। कोई नई व्यवस्था बन रही है, उसमें कोई नया सपना है। हर दिन बांग्लादेश अराजकता की तरफ जाता दिख रहा है। बांग्लादेश के लोग ही बेहतर समझते हैं, जानते होंगे, मगर उन्हें यह देखना चाहिए कि नई व्यवस्था के नाम पर अगर एक बार इस्लामिक ताकतों का वर्चस्व बन जाएगा तो उनके देश में विरोध प्रदर्शन का यह आखिरी दौर होगा। उसके बाद उनकी भी आवाजें यही शक्तियां कुचल देंगी जो आज उनके साथ नई व्यवस्था का सपना दिखा रही हैं। अराजकता की स्थिति में भ्रष्टाचार कभी दूर नहीं होता और ना ही न्याय व्यवस्था बनती है। इस धोखे में किसी भी मुल्क के लोगों को नहीं रहना चाहिए। भारतीय उपमहाद्वीप के स्तर पर देखिए तो यह भी दिखेगा कि कब तक यह उपमहाद्वीप धर्म के झगड़े में फंसा रहेगा। सांप्रदायिक हिंसा का सक्रिय इतिहास 100 साल से अधिक का हो चुका है। भारत में, पाकिस्तान में और बांग्लादेश में वही बातें 100 साल से दोहराई जा रही हैं और कहीं मुसलमान तो कहीं हिंदू की हत्या का सिलसिला रुक नहीं रहा। इस हिंसा से क्या मिल रहा है कि बड़ी आबादी धर्म के नाम पर सत्ता पर कब्जा करने के लिए सनकी हुई है। मामला केवल हिंदू बनाम मुसलमान तक सीमित नहीं रहा। अभी अभी सोनिया फेलेरो की किताब आई है, द रोब एंड द स्वॉर्ड, हार्पर कॉलिंस से आई है। यह किताब आज के एशिया में बौद्ध धर्म के उग्र होते स्वरूप की बात करती है। सोनिया फेलेरो सीनियर पत्रकार हैं। उनकी किताब श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड और भारत में भी बौद्ध धर्म के आसपास उग्र और हिंसक राजनीति अंगड़ाई ले रही है, इसकी बात करती है। यह दिखाया गया है कहीं कहीं तो भयंकर हिंसक भी हो चुकी है। तो यह सवाल केवल बांग्लादेश के लिए नहीं, भारत, नेपाल और श्रीलंका और पाकिस्तान सबके लिए है, सबके लिए चुनौती है। भारतीय उपमहाद्वीप के देशों को यह सवाल अपने आप से पूछना होगा, क्या हम सांप्रदायिकता से कभी लड़कर नहीं जीत सकते? धर्म के नाम पर बनने वाले संगठनों को राजनीति और सत्ता से दूर रखने के लिए क्या किया जाए? एशिया अपनी इस नाकामी को कैसे देखता है, कैसे लड़ेगा, इसे एशिया को सोचना पड़ेगा। अपने देश में और किसी भी देश में अल्पसंख्यकों के साथ किस तरह का बर्ताव होता है, इसे लेकर पूरी दुनिया के नागरिकों को सतर्क रहना चाहिए
और बोलना चाहिए। छात्र नेता उस्मान हादी की हत्या से गुस्साई भीड़ ने दीपू चंद्र दास की हत्या कर दी और उस पर ईश निंदा के आरोप लगा दिए। इसे लेकर भारत में प्रतिक्रिया है, लेकिन इस प्रतिक्रिया में भारत में हिंदू बनाम मुसलमान की डिबेट नहीं होनी चाहिए। अक्सर होने लग जाती है। आईटी सेल, गोदी मीडिया पाकिस्तान और बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ अत्याचार को फैलाने लग जाता है। एक बार भी वह प्रधानमंत्री मोदी से सवाल नहीं करता, लेकिन विपक्ष के नेताओं और पत्रकारों की चुप्पी के सहारे यह नफरत फैलाई जाती है। विपक्ष ने इसी दबाव का जवाब देना शुरू किया है। प्रियंका गांधी ने दीपू चंद्र दास की हत्या की निंदा की और भारत सरकार से कहा कि इस मामले में बांग्लादेश की सरकार से बात की जाए। अपने ट्वीट में प्रियंका गांधी ने हिंदू युवक दीपू चंद्र दास लिखा है। यह भी लिखा है कि भारत सरकार को पड़ोसी देश में हिंदू, ईसाई और बौद्ध अल्पसंख्यकों के खिलाफ बढ़ती हुई हिंसा का संज्ञान लेना चाहिए और बांग्लादेश सरकार के समक्ष उनकी सुरक्षा का मुद्दा मजबूती से उठाना चाहिए। बीजेपी बंगाल के ट्विटर हैंडल पर इस घटना की निंदा करते हुए ममता बनर्जी पर निशाना साध रही है। जिस हिंसा के दम पर शेख हसीना को हटाया गया, उसे हटाने वाले भी उस हिंसा की चपेट में आ रहे हैं। पता चल रहा है कि मोहम्मद यूनुस से बांग्लादेश नहीं संभल रहा। हसीना को हटाने के समय जब हिंदुओं पर अत्याचार की खबरें आई, तब भारत के गोदी मीडिया में अनाप शनाप और झूठी खबरें चलने लगीं, जिसका बांग्लादेश में विरोध भी हुआ और वहां की जनता हिंदुओं की सुरक्षा को लेकर सतर्क हो गई। ऐसी खबरें भी आईं और वीडियो भी कि मुस्लिम छात्र हिंदू घरों की सुरक्षा कर रहे हैं। सांप्रदायिकता की रसोई में लकड़ी हमेशा दूसरे के घर से लाई जाती है। इसीलिए दीपू चंद्र दास की हत्या बांग्लादेश के लिए भी चिंता की बात होनी चाहिए, भारत के लिए भी, कि यहां उसे लेकर नफरती डिबेट ना हो। मोहम्मद यूनुस कहते तो हैं कि अल्पसंख्यकों की रक्षा हो रही है, जांच हो रही है, लेकिन 1.5 साल से उनसे हालात काबू में नहीं हो पा रहे। उनकी बातों का क्या भरोसा किया जाए। उन्होंने जिस बांग्लादेश को बनाने की बात कही, नए बांग्लादेश बनाने की बात कही, कहीं नया दिखाई नहीं देता। दरअसल शरीफ उस्मान हादी की हत्या के बाद बांग्लादेश में हिंसा भड़क गई। हादी उभरते हुए छात्र नेता बताए जा रहे थे। उनकी एक पार्टी है इनकलाब मोंचो यानी मंच, उसकी तरफ से निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर 32 साल के हादी खड़े होने वाले थे। लेकिन 12 दिसंबर को ढाका की 20 सड़क पर 2 नकाबपोशों ने सर में गोली मार दी। हत्या से पहले उन्होंने कहा था उन्हें जान से मारने की धमकी दी जा रही है। हादी लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं की वकालत करते थे और चुनाव के पक्ष में थे। बांग्लादेश की सरकार इस घटना के असर को समझ रही होगी, इसीलिए पहले उनका इलाज ढाका मेडिकल कॉलेज में किया गया, मगर सुधार नहीं होने के बाद सिंगापुर भेज दिया गया, जहां के जनरल अस्पताल में उन्हें लाइफ सपोर्ट पर शिफ्ट किया गया। 1 हफ्ते तक इलाज चला, लेकिन ब्रेन स्टेम डैमेज के कारण हादी को बचाया नहीं जा सका। बांग्लादेश के सोशल मीडिया में अफवाहें उड़ाई जा रही हैं कि हादी के हत्यारे भारत आ गए। जिस दौरान हादी का इलाज हो रहा था, अन्य छात्र संगठनों ने ढाका और देश के अन्य शहरों में प्रदर्शन शुरू कर दिए। नेशनल सिटीजन पार्टी के नेताओं ने घोषणा कर दी, अगर भारत ने बांग्लादेश में अस्थिरता फैलाने की कोशिश की तो बांग्लादेश पूर्वोत्तर के इलाकों पर कब्जा कर लेगा। हिंदू की पत्रकार सुहासिनी हैदर का कहना है, आमतौर पर ऐसे बयान खोखले नारों के रूप में देखे जाते हैं, मगर जो हालात बने हुए हैं उनके मद्देनजर दिल्ली ने इन बयानों को गंभीरता से लिया है। 17 दिसंबर को हादी की हत्या के खिलाफ जो प्रदर्शन हुए ढाका में, चित्तगोंग में और राजशाही में, भारतीय मिशन पर भीड़ द्वारा हमले की घटना सामने आई है। इन घटनाओं के बाद दिल्ली में भारतीय विदेश मंत्रालय ने बांग्लादेश के उच्चायुक्त को बुलाकर अपना विरोध प्रकट किया। हादी की मौत में भारत की भूमिका को लेकर जो फेक प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है बांग्लादेश में, उसकी भारत ने निंदा की। भारत ने अपनी तरफ से बांग्लादेश में चल रही अफवाहों को खारिज किया, कहा कि वह चाहता है कि बांग्लादेश में शांतिपूर्ण और समावेशी चुनाव हो। बांग्लादेश ने भारत से मांग की है ओस्मान हादी के हत्यारे भारत में प्रवेश न कर पाएं और अगर करें तो उन्हें भारत को सौंप दिया जाए। यहां एक बात समझने की जरूरत है, भारत की सरकार इस मामले में सतर्कता से कदम बढ़ा रही है, लेकिन गोदी मीडिया को लगता है जैसे एंटी मुस्लिम डिबेट के लिए खुराक मिल गया हो। सुहासिनी हैदर ने कहा कि भारत का मीडिया बांग्लादेश के प्रोपेगेंडा का शिकार हो रहा है।
उनके प्रोपेगेंडा के काम आ रहा है। सरकार भले ही संयम बरत रही है, लेकिन बांग्लादेश में गोदी मीडिया को भी भारत सरकार का मीडिया समझा जाता है। यही कारण है कि भारत सरकार जो भी प्रयास कर रही है उससे बांग्लादेश की जनता के बीच भरोसा नहीं बन रहा है। ऑपरेशन सिंदूर के समय भी यही हुआ। आप याद कीजिए, सेना प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी, भारतीय सेना ने कितना संयम दिखाया। एक एक शब्द नाप तौलकर बोले गए, बढ़ा चढ़ाकर कोई जानकारी नहीं दी गई। लेकिन गोदी मीडिया में अनाप शनाप दावे किए गए, पूरी दुनिया हंसने लगी और गोदी मीडिया के बंदरनाच को सरकार का हिस्सा मान लिया गया। इसीलिए गोदी मीडिया के जरिए जो आप देख रहे हैं, अपने भविष्य की बर्बादी का सामान जुटता हुआ देख रहे हैं। 19 तारीख की रात जब ढाका में हिंसा हुई और अखबारों के दफ्तर जलाए गए, तब बांग्लादेश में भारत के डिप्टी एम्बेसडर के घर के बाहर कई सौ लोगों की भीड़ जमा हो गई जो वहां प्रदर्शन करना चाहती थी। मगर स्थानीय मीडिया के अनुसार पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े, भीड़ को तितर बितर कर दिया गया। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया रिपोर्ट में लिखा जा रहा है कि ढाका में फैली भीड़ में भारत विरोधी लहर सुनाई दे रही है। जुलाई 2024 के प्रदर्शनों में हादी की बड़ी भूमिका थी। हादी भारत विरोधी रहे हैं। शेख हसीना को संरक्षण दिए जाने को लेकर बांग्लादेश में भारत के प्रति नाराजगी है। शेख हसीना के दौर में तानाशाही हुई है, विपक्षी आवाजों को कुचला गया, यह भी एक सच है। इस वजह से उन्हें लेकर वहां की जनता में भयंकर आक्रोश है। लेकिन इस सच का यह जवाब नहीं हो सकता कि अब जो बांग्लादेश में विरोध हो रहा है, विरोध की भाषा में जो कहा जा रहा है, जो पत्रकार सवाल कर रहे हैं, उन्हें कुचला जा रहा है, जेल में डाला जा रहा है, यातनाएं दी जा रही हैं, इससे नई व्यवस्था नहीं बन रही है। पत्रकारों पर तरह तरह के मुकदमे थोपे जाने की खबरें आई हैं। हादी की हत्या के बाद बांग्लादेश हिंसा की चपेट में है। जुलाई 2024 में इसी तरह की एक भीड़ ने लूटपाट और आगजनी की। शेख हसीना की पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर गोलियां चला दी। इतना कुछ हो गया, आज बांग्लादेश 2 साल से भी कम समय के भीतर वहीं आकर खड़ा हो गया है। चुनावों का वादा करने वाले यूनुस सत्ता का सुख भोग रहे हैं और ढाका से लेकर गांवों तक में हिंसा फैल चुकी है। यह राजनीतिक बदलाव नहीं है। जब बांग्लादेश में शेख हसीना को फांसी की सजा दी गई, सुनाई गई, उन पर मानवाधिकार के हनन के आरोप साबित हुए, तब हमने एक वीडियो बनाया। उसमें बांग्लादेश से काफी प्रतिक्रियाएं आईं। लिखने वाले इस बात को लेकर एकदम साफ थे कि शेख हसीना ने भ्रष्टाचार और अत्याचार किया है। बांग्लादेश ने भारत से मांग की है कि हसीना को सौंप दिया जाए। भारत ने भी एक रूटीन बयान जारी किया है, लेकिन इसे लेकर बांग्लादेश में गुस्सा तो है। भारत और बांग्लादेश की सरकार के बीच शेख हसीना को लेकर तनाव चल रहा है। 14 दिसंबर को बांग्लादेश के विदेश मंत्रालय ने ढाका में भारत के राजदूत को बुलावा भेजा और भारत में रह रही शेख हसीना और अन्य अवामी लीग के नेताओं के बयानों को लेकर निंदा जाहिर की। कहा कि उनके बयान चुनाव के विरुद्ध हैं। बांग्लादेश में जो कुछ हो रहा है उससे भारत भी प्रभावित हो रहा है। पाकिस्तान को मौका मिल रहा है, चीन को भी। बांग्लादेश और पाकिस्तान के सैनिक अधिकारियों के बीच वीजा फ्री का समझौता हुआ है। हो सकता है भारत के विरोध में इस तरह से आंधी खड़ी की जा रही हो ताकि 1971 का शानदार इतिहास पलट दिया जाए। इस समय सबसे बड़ा रोल सही सूचनाओं का होता है। उसका ढांचा पूरे उपमहाद्वीप में खत्म कर दिया गया है और संदिग्ध हो गया है। मीडिया ने जिस तरह से सत्ता के साथ दोस्ती की, गुलामी की, उसने आने वाले समय के लिए भी सूचनाओं की विश्वसनीयता हमेशा के लिए समाप्त कर दी है। ढाका में 2 बड़े अखबारों के दफ्तर जला दिए गए, खाक कर दिए गए। 19 दिसंबर को प्रथम आलो और डेली स्टार अखबार के दफ्तरों में भीड़ घुस गई, तोड़फोड़ शुरू कर दी। प्रथम आलो के दफ्तर में दिल्ली या ढाका के नारे लगाए गए। हादी के समर्थकों में कुछ लोगों का मानना है कि प्रथम आलो और डेली स्टार प्रो इंडिया स्टैंड रखते हैं और शेख हसीना के समर्थक हैं। देर रात 11 बजे कई सौ लोग प्रथम आलो के दफ्तर में घुसे रहे। इमारत के कई फ्लोर में तोड़फोड़ की। 150 कंप्यूटर, कैश के लूटे जाने की खबरें भी आईं। आग लगा दी गई। अगली सुबह अखबार ने बयान जारी किया। देर रात हुई हिंसा के बाद अखबार का संस्करण नहीं निकला और वेबसाइट भी बंद रही। ऐसा ही नेपाल में हुआ। 27 साल में पहली बार प्रथम आलो अखबार नहीं छपा। यही हाल डेली स्टार का है, जिसका संस्करण नहीं छपा। इसके दफ्तर को भी भीड़ ने
आग के हवाले कर दिया, लूटपाट हुई, जिस दौरान करीब 30 पत्रकार अंदर फंसे रहे। मीडिया में छपी रिपोर्ट के अनुसार मदद को दफ्तर तक पहुंचने से भी रोका जा रहा था। उस समय पत्रकार जाइमा इस्लाम ने इमारत के अंदर से अपने फेसबुक पर लिखा, मैं सांस नहीं ले पा रही हूं, बहुत ज्यादा धुआं है, मैं अंदर हूं, तुम मुझे मार रहे हो। डेली स्टार की इमारत के ठीक बाहर बांग्लादेश एडिटर्स काउंसिल के अध्यक्ष और न्यू एज अखबार के संपादक नूरुल कबीर के साथ भी मारपीट की घटना हो गई। अलग अलग राजनीतिक दलों ने इन हमलों की निंदा की है और मोहम्मद यूनुस ने अखबारों के संपादकों से बात की है, मगर हिंसा सिर्फ पत्रकारों के साथ नहीं हुई, आम लोग भी इसकी चपेट में आए हैं। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार अध्यक्ष ने इसकी मांग की है कि पत्रकारों की सुरक्षा का ध्यान रखा जाए। बांग्लादेश को अब इस धारणा से बाहर आ जाना चाहिए, भ्रम से बाहर निकल जाना चाहिए कि वे किसी राजनीतिक बदलाव की जमीन तैयार कर रहे हैं। 100 साल से भारतीय उपमहाद्वीप ने बदलाव के नाम पर धर्म की इस हिंसा का चेहरा देखा है। सबको इसका रंग पता है, ढंग मालूम है। गांधी का राष्ट्रीय आंदोलन इस पूरे उपमहाद्वीप के लिए उदाहरण है और एकमात्र समाधान है। गांधी खुद सांप्रदायिक हिंसा के शिकार हुए, उनकी हत्या कर दी गई, लेकिन उनका साफ मानना था कि धर्मों के बीच इस हिंसक प्रतियोगिता से कुछ निकलने वाला नहीं। गांधी ने हिंसा के रास्ते का विरोध किया और अपने आंदोलन में अपनी बात कहने, आराम से कहने और सुनने का तरीका विकसित किया। आगे बढ़ने और पीछे हटकर सोचने का रास्ता निकाला। उसी का नतीजा था कि भारत की आजादी का आंदोलन बहुत लंबा चला और लंबा चलने के कारण इसमें धीरज का हौसला आया और इसी धीरज के कारण बंटवारे और हिंसा के बीच भारत की संविधान सभा एक व्यवस्था बनाने के नतीजे पर पहुंच पाई, सोच पाई, बहस कर पाई आने वाले भारत के लिए कैसी व्यवस्था होगी, और वही व्यवस्था आज तक चली आ रही है। सत्ता परिवर्तन होना चाहिए, लेकिन बांग्लादेश को समझना होगा, हिंसा और अराजकता से सत्ता का परिवर्तन नहीं होता, बल्कि वो व्यवस्था ही खत्म हो जाती है जिसके नाम पर परिवर्तन होता है। शेख हसीना के प्रति गुस्से में कहीं वहां के लोग बांग्लादेश को पाकिस्तान ना बना दें, इस पर उन्हें सोचना चाहिए। शांति का रास्ता लंबा होता है, समय लगता है, बहुत मुश्किल होता है, मगर इसी पर चलकर नया बांग्लादेश बन पाएगा। जमात जैसे दलों से वो सपना कभी हासिल नहीं होगा, और जो हासिल होगा सब कुछ भारतीय उपमहाद्वीप के इतिहास में दर्ज है। धर्म के जरिए राजनीति पर कब्जा करने वाली भीड़ के खतरे को समझना पड़ेगा। बांग्लादेश को ही नहीं, पाकिस्तान को भी, नेपाल को भी और भारत को भी। नमस्कार, मैं रवीश कुमार।